सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस आज उस पर पहले किया जाए। देखिए जरा, यहाँ पर ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर दो ब्लॉक्स हैं जो कि आपस में स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग किए थे कि इस वाले ब्लॉक को वेलोसिटी दे दिए थे और फिर उसके बाद डिस्कस किए थे कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा, है ना। चलिए उसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये इस ब्लॉक का मास है m, इस ब्लॉक का मास है m। इस बार दोनों ब्लॉक्स को वेलोसिटी दिया जाएगा। इसको वेलोसिटी दे दे रहे हैं 2v0 इनिशियली और इसको इधर की तरफ दे दे रहे हैं v0, कुछ भी ले लें। और स्प्रिंग कांस्टेंट k और इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, मतलब इस समय जिस समय का डायग्राम बना है उस समय स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है नीचे वाला, और इनिशियली इन दोनों ब्लॉक्स को इतना इतना वेलोसिटी देके छोड़ दिया गया। अब आगे सिस्टम में जो मोशन होने वाला है उसमें कैसा मोशन होगा, तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इधर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है। कितना है, तो मुझे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताइए, तो कैसे बताएंगे? m1v1 प्लस m2v2 अपन m1 प्लस m2, ऐसे यही तो फॉर्मूला है। m इंटू 2v0 प्लस m इंटू माइनस v0, वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, पीछे की तरफ है ना। m इंटू 2v0 प्लस m इंटू माइनस v0, मतलब कितना हुआ 2mv0 माइनस mv0। mv0 हुआ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 मतलब 2m, तो mv0 अपॉन 2m दैट विल बी इक्वल टू v0 बाई 2। तो सेंटर ऑफ मास v0 बाई 2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है और जैसा कि देख रहे हैं स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह, इसलिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, वो v0 वेलोसिटी से ही सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ता रहेगा। और प्लस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो ये ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ेगा सिस्टम, है ना। तो एक समय में मैक्सिमम कंप्रेशन भी होगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा ये पता करना है। क्वेश्चन एक बार लिख दिया जाए, लिखिए जरा। इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इन दिस प्रोसेस। आगे जो प्रोसेस होगा उसमें स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये बताना है। तो देखो होता है, पिछले क्लास में जो लॉजिक दिए थे मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कैसे पता करते हैं, वही लॉजिक यहां पर भी एक बार याद दिलाते हैं। स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम तब होगा जब इन दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी बराबर पहुंचे। ऐसा क्यों है पिछले क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किए थे हम, है ना। याद नहीं आ रहा हो तो पिछला वाला लेक्चर दोबारा देखिएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन जिस समय होगा इन दोनों ब्लॉक्स का, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में किस समय का कहेंगे, उस समय का जब दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी बराबर पहुंचा होगा, क्योंकि उसके जस्ट पहले तक कंप्रेशन हो रहा था और उसके बाद इलॉन्गेशन शुरू हो गया। मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन तभी हुआ जब दोनों का वेलोसिटी बराबर पहुंचा। तो उसके लिए हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। सॉरी, ये इनिशियल है। फाइनली जिस समय कंप्रेशन मैक्सिमम होगा उस समय का डायग्राम हम यहां नीचे बना दे रहे। मान लेते हैं इस समय का कंप्रेशन x है, यही मैक्सिमम कंप्रेशन है इस समय। तो इस समय इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी दोनों बराबर हो चुका होगा, v1 एंड v1, ठीक है। अब जैसे बात हो रही थी कि इस सिस्टम में लीनियर मोमेंटम कंजर्व है इस सिस्टम का, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है और एनर्जी भी कंजर्व्ड है, बाहर से कोई वर्क नहीं, और जो इंटरनल स्प्रिंग का वर्क है वो कंजर्वेटिव है। तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे सिस्टम का मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू v1 प्लस m इंटू v1। पहले कितना था, m इंटू 2v0 और ये पीछे माइनस m इंटू v0। माइनस m इंटू v0 लिख दे रहे पीछे, और सब में से m हटा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। v0 बाई 2 आ गया, v1 आ गया,
अब यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन यूज कर लेते हैं, KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF। उस समय का काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक का लिख के जोड़ा जाए, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m टू V नॉट का स्क्वायर प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m V नॉट का स्क्वायर। स्प्रिंग का एनर्जी 0 नेचुरल लेंथ पे इज इक्वल टू इस समय का एनर्जी लिख रहे हैं, तो हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर स्प्रिंग का एनर्जी, और V1 की जगह V0 बाई 2 पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। समय से पहले हाफ हटा लें तो जाएगा 4 और प्लस 1 5 m V0 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे m V1 स्क्वायर प्लस m V1 स्क्वायर 2m V1 स्क्वायर, V1 इज V0 बाई 2 और प्लस kx स्क्वायर। ये बना, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा m V0 स्क्वायर बाई 2 है ना, 5 माइनस 1 बाई 2 9 बाई 2 इज इक्वल टू kx स्क्वायर, तो x आ गया 9m बाई 2 के V0 स्क्वायर अंडर 9 बाई 2 के 9m बाई 2 के V0 स्क्वायर अंडर है ना। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए और करते हैं क्वेश्चंस हम लोग। देखिए एक अब थोड़ा स्प्रिंग से अलग एक क्वेश्चन कर रहे, देखो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक वेज रखा हुआ है सॉरी, इसका ये हाइट है h है ना, और ये एंगल है थीटा। सारे सरफेसेस स्मूथ है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये वैल्यू भी दे देना इसका ये 60 डिग्री है, और इसका मास है 2m और इसका मास है m। इनिशियली इसको इतना वेलोसिटी अलोंग द सरफेस दे के छोड़ा गया है ना, तो इनिशियली ब्लॉक वेज रेस्ट पे है और ब्लॉक को इतना वेलोसिटी दे के छोड़े, ठीक बात है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि देखो होना क्या है, अगर कम वेलोसिटी देते हैं, पहले एक बार इमेजिन करिए कि कैसा दिखेगा ये मोशन, इसको चला के छोड़ दिए तो ये तो इसके ऊपर जाएगा, लेकिन जब ब्लॉक इसके ऊपर जाएगा तो वेज को नॉर्मल फोर्स से ढकेलते हुए जाएगा, है ना। ब्लॉक यहाँ पर पहुंचा, कहीं पर भी पहुंचेगा जब, तो ब्लॉक वेज को इधर की तरफ ढकेलते हुए जा रहा होगा, तो वेज आगे भी बढ़ रहा होगा, तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है और वेज आगे बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा होगा। और ऑल्सो अगर मान लो कि ये वेलोसिटी V0 बहुत कम हो, थोड़ा सा ही वेलोसिटी देके छोड़े, तो ये थोड़ा ही ऊपर जाके फिर लौटेगा भी नहीं, यहां तक थोड़ी पहुंच जाएगा, थोड़ा ही ऊपर जाके लौटेगा, उस दौरान वेज भी आगे बढ़ता रहेगा। अगर ज्यादा देंगे, बहुत ज्यादा हो जाए V0 का वैल्यू, अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दें तो क्या होगा, तो ये जाके इधर से जंप भी कर सकता है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मिनिमम V0 कितना दिया जाए ताकि ये ब्लॉक वेज के टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच पाए। मिनिमम कितना दिया जाए कि यहां तक पहुंच पाए, लिखा जाए फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ V0 सो दैट द ब्लॉक मे रीच टॉप ऑफ द वेज, वेज के टॉप तक पहुंच पाए, इसके लिए मिनिमम V0 कितना होना चाहिए। देखिए अच्छा, मिनिमम कैसे डिसाइड होगा कि यही V0 मिनिमम है। मिनिमम वाले केस में इसको यहीं तक पहुंच के और फिर लौट जाना होगा, ब्लॉक को यहीं तक पहुंच के, अगर उससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा, ऊपर भी जंप कर जाएगा, नहीं ऊपर नहीं, जस्ट यहीं तक पहुंच के अगर लौटे तो बोलेंगे यही मिनिमम वेलोसिटी V0 है।
कि यहां तक अच्छा उससे कम देंगे तो पहले से ही लौट आएगा, नहीं पहुंचेगा यहां तक, है ना। तो मिनिमम कितना देंगे ताकि यहां तक पहुंच पाए, ये क्वेश्चन है। अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पहले कुछ बातें समझते हैं। पहले तो ये कि क्या इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं। पहले इस तरह का एक क्वेश्चन पे बात हुई थी कि वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, जो कि दिख रहा है। सोचो अगर यहीं तक जाके और वापस आना, मतलब यहां जाके रुकेगा ना ये, इसके रिस्पेक्ट में, ये वेज के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो यहीं जाके लौट रहा है, यहां जाके रुकेगा नहीं। ऑब्वियसली इसका वर्टिकल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट, ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कम हो रहा है। वेज का वर्टिकल वाला वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है, पहले भी वर्टिकल वेलोसिटी 0 था वेज का और बाद में भी 0 है। वेज थोड़ी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेज तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी m1 v1 plus m2 v2, अब ये तो चेंज नहीं कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज कर जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास के पास, है ना, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। वही सब बात पहले डिस्कस किए हैं, ये वाला चीज हम लोग उसमें ऊपर रख के छोड़े थे, नीचे आ रहा था ब्लॉक। एनीवे, तो पॉइंट ये है कि इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बाहर से कोई फोर्स ही नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में चलो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉर्मल है, बहुत कुछ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहर से कोई फोर्स ही नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम तो कंजर्व होना ही पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन हम लोग लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे, है ना। एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम सिस्टम का पहले कितना था और बाद में कितना था इक्वेट किया जाएगा, एक्स डायरेक्शन वाला केवल। चलिए ये बात हुई। और एनर्जी तो कंजर्व है, कहीं फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, और अर्थ को भी सिस्टम में अगर ले लेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, बढ़िया है। तो इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन की एक इक्वेशन बनेगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनेगी। पहले एक बार डायग्राम बना रहे हैं, देखिए उस समय का डायग्राम जब ये यहाँ तक पहुंचा होगा, हम चाहते हैं यहीं तक पहुंचे, है ना। तो देखो क्या होगा, इनिशियली ऐसा था, कुछ समय बाद वेज भी थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा और ब्लॉक यहां तक पहुंचा होगा, हम चाहते हैं यहीं तक पहुंचे। एक बात सोचो, अगर हम चाहते हैं कि यहीं तक पहुंचे और यहीं से वापस आए, तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी यहां पहुंचने पर कितना होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला तो चीज दिमाग में आता है कि यहां पहुंचने पर इसका वेलोसिटी 0 होना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं, 0 नहीं होगा, है ना। यहाँ जैसे वर्टिकल किसी चीज को फेंकते थे ना, तो जहां तक पहुंच के लौट रहा है तो बोलते थे वहां जहां तक पहुंच के लौटना है, वहां पर वेलोसिटी 0, रुका और वापस आया। लेकिन ब्लॉक के केस में ऐसा नहीं है कि यहां पहुंच के रेस्ट पे आके वापस आएगा, रेस्ट पे नहीं। देखो थोड़ा सा यहां समझने वाली बात है, यहां थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे अभी बात हो रही थी, जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा वेज को ढकेलेगा नॉर्मल फोर्स से, तो वेज भी आगे चल रहा है। वेज यहां तक, यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आते आते वेज वेलोसिटी कुछ गेन कर चुका होगा, मान लेते हैं इतना वेलोसिटी गेन कर चुका है ना, v1 कुछ अननोन मान लीजिए। अब अगर कोई कहे कि नहीं यहां पहुंच के ब्लॉक का वेलोसिटी 0 हो गया, तो अगर यहां पर इसका वेलोसिटी 0 है और वेज का वेलोसिटी v1 है, तब तो इन दोनों सरफेसेस में गैप हो जाएगा। ये अगर यहां जाके रुकता है और ये आगे बढ़ रहा है इस समय और ये रुका हुआ है इस समय, तब तो ये dt टाइम में ये जो सरफेस है वेज का, ये आगे निकल आएगा, और dt टाइम में 0 वेलोसिटी चल रहा है, मतलब यही रहेगा, तो ये तो आगे निकल आएगा, तो गैप क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में। तो क्या ऐसा होने वाला है क्या? इमेजिन करो इसके ऊपर एक ब्लॉक को ऐसे चलाया, तो क्या यहां तक जाने के बाद ये ब्लॉक हवा में आ जाएगा और ये आगे निकल जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है, ये चलेगा तो ब्लॉक के ऊपर ही रहेगा। एक बार सोच के देखो, इसके वो चला के छोड़े थे तो ये जाएगा इसी के ऊपर, लौटेगा इसी के ऊपर, है ना, कांटेक्ट छूटेगा तो है नहीं। लेकिन अगर हम इसका वेलोसिटी यहाँ 0 मान लें तो यहाँ पे तो कांटेक्ट ही छूट जाएगा, इसका वेलोसिटी तो 0 नहीं है, ये पता है हमको कि यहाँ से यहाँ तक आया होगा ढकेलते हुए, तो इसको तो वेलोसिटी मिल ही चुकी है कुछ ना कुछ।
तो जब इसके पास कुछ वेलोसिटी है तो इसका वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकता है? जीरो हो गया तो यहाँ गैप हो जाएगा, है ना, जो कि नहीं होने वाला है। कांटेक्ट तो मेंटेन रहेगा ही, है ना। या ऐसे बोले वेज के रिस्पेक्ट में अगर देखें, वेज पे बैठ के अगर देखें तो कैसा दिखेगा? सोचो, ये तो ग्राउंड से देख रहे हैं ना, वेज भी आगे भाग रहा है, लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर वेज पे भी बिठा दिया जाए, वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को देखा जाए तो कैसा दिखेगा? वेज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वेज तो रेस्ट पे है, फिर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे रहता है। वेज रुका हुआ है, ब्लॉक चला के छोड़ा गया, अब ऐसा जरूर दिखेगा कि हाँ ये यहां तक गया और वापस आया तो यहाँ पे आके रेस्ट पे आया। अगर वेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तब ब्लॉक यहां जाके जरूर रेस्ट पे आएगा, क्योंकि वेज रुका हुआ है, ये गया इंक्लाइन प्लेन जैसा हो गया ना, ये तो इंक्लाइन प्लेन जैसा हो गया, ये गया और वापस आया। ये बात सही है कि नहीं? तो एक बार खुद से सोचो, अगर वेज के रिस्पेक्ट में देखने पर ये ब्लॉक ऐसा दिखने वाला है कि यहां पहुंच के रेस्ट पे आया है, तो ग्राउंड से देखने पर कैसे रेस्ट पे आया? ग्राउंड से देखने पर तो ये रेस्ट पे नहीं होगा ना यहाँ पर, क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में ये अगर रेस्ट पे है तो जितना वेज का वेलोसिटी उतना इसका वेलोसिटी। किसी चीज देखो, हम कह रहे हैं कि अगर वेज के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक यहां पर रेस्ट पे है तो ग्राउंड से देखने पर जितना वेज का वेलोसिटी उतना इसका भी तो होना चाहिए, तब ना रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा, तब ना इसके रिस्पेक्ट में देखने पर ये यहां रेस्ट पर आएगा। सही बात है कि नहीं? तो ये बात, यही बात एक बार हम देखें, कई बार बच्चे मिस करते हैं, गलती करते हैं, इसको सीख लिया जाए। यहां पर क्या सीखे हम? देखो यहां पर ये सिखाए हम कि इसमें जब ये क्वेश्चन होता है कि मिनिमम कितना वेलोसिटी दिया जाए कि यहीं तक पहुंचे बस, तो जब यहां तक पहुंच के लौटना है तो यहां पहुंच के वेलोसिटी, ब्लॉक का वेलोसिटी जीरो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वेज भी मोशन में है। हाँ, वेज के रिस्पेक्ट में जीरो आएगा यहां पहुंचने पर ब्लॉक का वेलोसिटी, लेकिन सिंस वेज का भी अपना कुछ वेलोसिटी है, इसलिए ग्राउंड से देखने पर जितना वेज का उतना इसका लिखिए, तब ना इसके रिस्पेक्ट में जीरो हुआ, है कि नहीं? चलिए, अच्छा, तो ये तो हमने डायग्राम बना लिया, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। ये वेज का इनिशियल वेलोसिटी जीरो एक क्वेश्चन में दिया था, और फाइनली इस समय का ये है। और बस अब क्या किया जाए, मोमेंटम कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखा जाए और एक एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखा जाए। अच्छा, कभी कभी बच्चे पूछ देते हैं सर एनर्जी कंजर्वेशन कौन से डायरेक्शन में लिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, आप जानते हो। एनर्जी की जो इक्वेशन है स्केलर इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटीज है, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो तो नेट होता है। चलो अच्छा, तो कभी आपको कोई बेवकूफ बना रहा हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का काइनेटिक एनर्जी कितना है या वर्टिकल डायरेक्शन का, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन का काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है, तो वो तो एक ही होता है, उसके कंपोनेंट्स नहीं होते। चलो अच्छा, हम लिखने जा रहे हैं पहले मोमेंटम फिर एनर्जी, दोनों लिखेंगे। पहले मोमेंटम, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रुक जाओ, डिटेल में लिख रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए डिटेल में लिखना जरूरी है, आगे से करेंगे तो शॉर्ट में लिखा जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये जरूर लिखिएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कंजर्वेशन मोमेंटम लिख रहे हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला मोमेंटम का कंजर्वेशन लिख रहे हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि नेट मोमेंटम कंजर्व नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखा जाए इस समय का मोमेंटम कितना है, तो mv0 इधर की तरफ है मोमेंटम, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हुआ, cos 60, mv0 cos 60 इज इक्वल टू, ये तो रेस्ट पे था ना, इसका तो जीरो ही था, अब इसकी बात इस समय mv1 प्लस 2mv1, तो यहां से m समय से हटा लिए
इधर 3v1 है, इधर v0/2 है, तो v1 इज इक्वल टू v0/6। ये हो गया पहला इक्वेशन, है ना, v0/6। अब एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस समय का एनर्जी, अच्छा, वेज का पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। वेज ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, वो तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो वेज के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो अगर हम लिखते भी इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में अगर वेज का पोटेंशियल लिखते, तो फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में भी वेज का पोटेंशियल उतना ही लिखते, तो इक्वालिटी के दोनों साइड कट ही जाता। इसलिए वेज का पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत है ही नहीं, पता है कि सेम है दोनों में, तो दोनों तरफ लिखेंगे इक्वालिटी के, तो कट ही तो जाएगा। इसलिए केवल इसका पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले यहां था, फिर यहां पहुंच गया, h हाइट ऊपर आ गया, तो रेफरेंस लेवल यहीं पर ले रहे हैं, और रेफरेंस से h हाइट ऊपर फाइनली पहुंच जाएगा। चलिए, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिख रहे हैं शुरू में। इसका काइनेटिक कितना है ब्लॉक का? हाफ mv0²। वेज का काइनेटिक 0, वेज रेस्ट पे था, और रेफरेंस लेवल पे है ब्लॉक, तो ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक और अर्थ सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0। यहां पर आ गए, तो ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1², वेज का हाफ 2m, वो भी v1 से जा रहा है, प्लस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी mgh, ब्लॉक का नहीं, ब्लॉक और अर्थ का मिला के होता है, आप जानते हैं, और वेज का 0। वेज का तो नहीं लिख रहे ना, दोनों तरफ नहीं लिख रहे, अगर होता भी कुछ तो दोनों तरफ बराबर ही होता ना, इसलिए। चलिए, तो सब में से सॉल्व किया जाए, m हटा लें पहले, और ये हाफ और 2 हटा लिए, तो क्या v0²/2, v1²/2, v1 इज इतना पुट किया जाएगा, और यहाँ पे v1², तो 1 + 1/2, 3/2 v1² है, यहाँ पे 1/2 v0², 3/2 v1², v1 की जगह लिख दे रहे हैं v0/6, प्लस g h। इसको इधर ले जाएंगे, नीचे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कि 1/2 v0², 1/2 v0² बाहर ले लिए, 1 माइनस ये कितना आएगा, 1/18 आ रहा है ना, 6, 1 3 कटेगा, नहीं 12 आएगा, सॉरी, 1 माइनस 1/12 है कि नहीं, इज इक्वल टू g इंटू h, राइट साइड में g इंटू h, g भी नीचे चला जाएगा, तो 24 नीचे आएगा, h इज इक्वल टू कितना हुआ, 11 v0² अपॉन 24 g अंडर रूट। h ही बताना था, क्या बताना था, v0 बताना था ना, सॉरी, हमको इधर से सॉल्व v0 का वैल्यू, तो v0 कितना आया, 24 gh अपॉन 11 अंडर रूट, इतना। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन किए हम लोग, और एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा चेंज कर रहे हैं। देखिए, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और वेज अब थोड़ा अलग शेप का है।
ऐसे शेप का वेज। पहले वेज कैसा था, ऐसा था ना, और अब नहीं, ये ऐसा कटा हुआ वेज है। ये सर्कुलर सेक्शन में कटा हुआ है। इस सर्कुलर सेक्शन का रेडियस r है। ये r रेडियस का सर्कुलर सेक्शन कटा हुआ, इस तरह का वेज। वेज ऐसा बनाए थे ना पिछले क्वेश्चन में, ऐसा कि ऐसा ना हो कि ऐसा कटा हुआ है कुछ। और ये जो आर्क जैसा दिख रहा है, ये सर्कुलर है। आर रेडियस। इस वेज का मास है 2m। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है ना, छोटा सा ब्लॉक है m मास का। और इनिशियली ये वेज रेस्ट पे था, इस ब्लॉक को कोई v0 वेलोसिटी देके छोड़ दिया। अच्छा, एक बार इमेजिन करिए कि पिछले क्वेश्चन में जब ब्लॉक को वेलोसिटी दी तो इस डायरेक्शन में थी ना, क्योंकि सरफेस ऐसा था। लेकिन यहां पे तो सर्कुलर है, तो यहां पे तो ऐसा टेंजेंट है ना, हॉरिजॉन्टल। तो इनिशियल वेलोसिटी जो ब्लॉक को दिया गया वो हॉरिजॉन्टल ही है। यहां पर तो ऐसा था, एंगल पर था, लेकिन यहां पर तो हॉरिजॉन्टल है। चलिए, ऐसा वेलोसिटी देके छोड़ दिया गया। ये रेस्ट पे था, इसके पास वेलोसिटी थी t=0 पे, सारे सरफेसेस स्मूथ है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन एक बार फिर से लिखा जाए। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 सो दैट ब्लॉक में रीच टॉप ऑफ द वेज, यहां तक पहुंच पाए। इसके लिए v0 का मिनिमम वैल्यू। अच्छा, ब्लॉक का खुद का कोई हाइट वगैरह मत लेना, स्मॉल है, जैसा बोल रहे थे हम थोड़ी देर पहले। ब्लॉक स्मॉल है ना, छोटा सा है, तो मिनिमम कितना v0 दिया जाए ताकि यहां तक पहुंच पाए। चलिए, तो वैसे ही करेंगे जैसे किए थे पहले। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहर से कोई फोर्स नहीं है। वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लिखिएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बाहर से फोर्सेस हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन और एक एनर्जी कंजर्वेशन। तो इक्वेशन लिखनी होगी, पहले डायग्राम बनाना होगा उस समय का जब ये यहां तक पहुंचता है। और मिनिमम वाली बात हो रही है, मतलब वहीं तक पहुंच के लौटना होगा। जैसे कि बात हो रही थी, जब तक ये यहां तक पहुंचेगा तब तक वेज भी अपना कुछ न कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। ये वेज है, वेज के पास भी कुछ न कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी। v1 मान लेते हैं यहां से यहां तक, क्योंकि ब्लॉक जब ऐसे जाएगा तो वेज को ढकेलते हुए जाएगा। तो वेज को ऐसे ऐसे ढकेलते हुए जा रहा है, तो वेज के पास भी कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी और ब्लॉक यहां तक पहुंच गया। ऑल्सो अगर हम चाहते हैं यहीं तक पहुंच के वेज के रिस्पेक्ट में देखने पर यहीं पहुंच के लौटना है, यहां पे पहुंच के रेस्ट पे आना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? वेज के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कि इस समय वेज का जितना वेलोसिटी है उतना इसका भी होना चाहिए। हम ना बोलेंगे कि वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आया, ये v1 है तो ये भी v1। ठीक है, डायग्राम बना लिए, इनिशियल और फाइनल। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस समय का ये 2m v1 और m v1, 2m v1 प्लस m v1 फाइनल हो गया। और इनिशियल कितना है? m v0 और इसका 0 m v0। यहां से v1 आ गया कितना? v0/3 है ना, ये एक बात हो गई। और फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए लिखा जाए, कहीं रेफरेंस लेवल लेना होगा। यहां पर रेफरेंस लेवल ले रहे हैं। और जैसे बात हो रही थी, वेज का पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं कर रहा। ब्लॉक का ही लिखेंगे बस, ब्लॉक और अर्थ सिस्टम। इनिशियली काइनेटिक कितना हो गया? हाफ m v0²। बस ब्लॉक का ही काइनेटिक लिखना है, ये तो रेस्ट पे है। और पोटेंशियल 0 इज इक्वल टू, इस समय का लिख रहे हैं, ब्लॉक का काइनेटिक हाफ m v1², वेज का काइनेटिक हाफ 2m v1², ब्लॉक और अर्थ का पोटेंशियल। तो यहां इनिशियल लेवल से यहां तक चला गया, कितना ऊपर? r हाइट ऊपर गया। तो
प्लस mgr, है ना। और बस ये हो गया, सॉल्व कर लिया जाए, m हटा लेते हैं और ये हाफ 2 के साथ हटा लिया, हो जाएगा v0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हाफ v1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर 3 बाई 2 v1 स्क्वायर, v1 इज v0 बाई 3 प्लस g इंटू r। तो यहां पर ये हो जाएगा एक 3 कट गया, v0 स्क्वायर बाई 6 और ये v0 स्क्वायर बाई 2, v0 स्क्वायर बाई 2 1 माइनस 1 बाई 3, है ना, इज इक्वल टू g इंटू r। ऐसा हो गया, ये हो जाएगा कितना 2 बाई 3, 2 कैंसिल, v0 स्क्वायर बाई 3, v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3gr। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको पहले हटा लेते हैं। चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन में जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे, उसमें पूछा गया था कि v0 का मिनिमम वैल्यू कितना है कि वेज के टॉप तक ब्लॉक पहुंच पाए। एक बार हम फिर से इसका डायग्राम बना दे रहे हैं। यहां से था और v0 वेलोसिटी देके छोड़े थे, r रेडियस का ट्रैक था ये, तो v0 का मिनिमम वैल्यू कितना हो कि वो यहां तक पहुंच पाए, ये क्वेश्चन था। और अब देखो क्या कर रहे हैं, लिखा जाए इन द अबव क्वेश्चन। अच्छा, पिछला जो अभी क्वेश्चन किए थे हम लोग, उसमें v0 का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पता करना था। v0 का कोई वैल्यू गिवन नहीं था, ये था कि v0 कितना होना चाहिए कि वहां तक पहुंच पाए, जस्ट यहीं तक पहुंचे। और अब क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में v0 का वैल्यू दे रहे हैं, v0 का वैल्यू गिवन, और आगे चीजें सॉल्व करते हैं। लिखा जाए इन द अबव क्वेश्चन इफ v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3gr, ये गिवन है। v0 का वैल्यू गिवन है अंडर रूट ऑफ 3gr, मतलब एक बार कितना अभी जो सॉल्व किए थे यहाँ पे, इतना ही तो लाए थे ना। ये वो वेलोसिटी है कि जस्ट इतना वेलोसिटी अगर दें तो यहीं तक पहुंच के लौटेगा, मतलब यहीं तक पहुंचेगा मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो v0 का अगर उतना ही वैल्यू दिया हो, मतलब यहीं तक पहुंचने वाला हो, तो बताइए, क्वेश्चन लिखा जाए इफ v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3gr देन फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वेज इन द प्रोसेस। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वेज इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में वेज का मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखो क्या सोच रहे हैं, ये जैसे जैसे यहां जा रहा होगा उसके ऊपर, तो इसको ढकेलते हुए जा रहा होगा ना ब्लॉक जब इसके ऊपर जाएगा तो नॉर्मल फोर्स से ढकेलते हुए जाएगा ना वेज को, तो वेज आगे वेलोसिटी गेन करते जा रहा है। तो कोई कहे मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो सबसे पहले तो ये सोचा जाए किस समय के वेलोसिटी को हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम है, वेज का वेलोसिटी अब इससे ज्यादा नहीं होने वाला है, किस समय। तो देखो हम डायग्राम बनाते हैं। एक समय में ऐसा होगा कि एक समय ऐसा होगा कि ब्लॉक यहां तक पहुंचा होगा जस्ट, उस समय का वेज का वेलोसिटी हम लोग डायग्राम में v1 माने थे ना पिछले क्वेश्चन में, है ना। तो जब ब्लॉक यहां तक पहुंचा होगा तो पूरे टाइम इसको ढकेलते हुए आया है, तो वेज का वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इतना पहुंचा है,
तो क्या यही वेज का मैक्सिमम वेलोसिटी लिया जाए क्या? नहीं, यहां गलती हो जाएगी, ये नहीं है मैक्सिमम वेलोसिटी। क्यों? देखो आगे भी तो होगा प्रोसेस, इसके बाद ये वापस भी तो आएगा, और जब ब्लॉक यहां से वापस लौट रहा होगा तब भी तो नॉर्मल फोर्स लगाते हुए आएगा वेज के ऊपर। जब ब्लॉक यहां से वापस लौटेगा तब भी तो वेज को ऐसे ढकेलते हुए ही आ रहा होगा, तो वेज का वेलोसिटी तो अभी और बढ़ने वाला है। तो ये वेलोसिटी जो है वेज का, ये मैक्सिमम थोड़ी हुआ। कब का वेलोसिटी मैक्सिमम कहेंगे फिर? जब ब्लॉक वेज को ढकेलना बंद कर चुका हो। कब होगा ऐसा? यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक वापस आएगा, जब यहां पहुंचेगा वापस तब जाके कहेंगे अब जो वेज का वेलोसिटी ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होगा। हम डायग्राम इधर बना रहे हैं। एक समय ऐसा था, फिर कुछ देर बाद सिचुएशन ऐसी हुई, फिर कुछ देर बाद सिचुएशन, जब ये लौट रहा होगा तो कुछ देर बाद सिचुएशन ऐसी होने वाली है, यहां पहुंचेगा इधर लौटते हुए। उस समय अगर इसका वेलोसिटी v2 है वेज का, तो ये v2 वेज का मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि ब्लॉक गया ऊपर ढकेलते हुए, वापस भी आया तो ढकेलते हुए आया, तो बढ़ते बढ़ते इस समय का वेलोसिटी ही मैक्सिमम है। ब्लॉक का भी कुछ वेलोसिटी इस समय v3 मान लिया जाए अननोन, तो हमको ये v2 पता करना है, ये नहीं पता करना है, ये पता करना है। चलिए अब हम पता कैसे करेंगे। अब इसको हटा, इसको भूल जाते हैं, इनिशियल ये फाइनल ये। तो इस समय का ये v2 कैसे पता करें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व होगा। दो इक्वेशन बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। दो ही अननोन माने, ये और ये, दो इक्वेशन चाहिए। तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लिख देते हैं। तो मोमेंटम कितना? 2m इंटू v2 है ना, और ये पीछे उल्टा जा रहा है, तो इसलिए माइनस में लिखेंगे इसका मोमेंटम, माइनस m इंटू v3। और इस समय का कितना था? m इंटू v0। बस बात सही ना? ये हो गई एक इक्वेशन, इसमें से सब में से m हटा लिए, इक्वेशन 1 हो गया। और एक एनर्जी कंजर्वेशन, इस समय का एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का कोई चक्कर ही नहीं है। इस समय का ब्लॉक और अर्थ का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जितना है, इस समय भी उतना ही है, उसी लेवल पे है ना ब्लॉक, और वेज भी सेम लेवल पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों तरफ सेम है। तो बस काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी उस समय का कितना है, पहले इधर का लिखें, इस समय का लिखते हैं पहले। 2m है और इसका v2 वेलोसिटी हाफ 2m v2 स्क्वायर प्लस इसका कितना, हाफ m v3 स्क्वायर इज इक्वल टू पहले का कितना, हाफ m v0 स्क्वायर। ये हो गया, समय से हाफ हटा लिए, m हटा लिए, ये हो गया इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके v2 का वैल्यू बताना है। क्या कैसे करें? यहां से v3 का वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देते हैं, तो कितना होगा देखो, 2v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। v3 कितना है? 2v2 माइनस v0, v3 स्क्वायर इज इक्वल टू v0। ये इक्वेशन हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2v2 स्क्वायर, 2v2 का होल स्क्वायर मतलब 4v2 स्क्वायर, और ये 2 6v2 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर माइनस 4v0 v2। ये चीज है, तो दोनों तरफ से v0 स्क्वायर हटा लिए, इधर 0 हो गया। 6v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4v0 v2 है ना। एक v2 भी दोनों तरफ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा v2 इज इक्वल टू 2/3 v0। दिस इंप्लाइज दैट, इधर लिख रहे हैं v2 इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स v0। ये आंसर आ जाएगा। यही वेज का मैक्सिमम वेलोसिटी इस प्रोसेस में है, ठीक है ना। चलिए और करते हैं। देखिए
अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा हमको बड़ा डायग्राम इसमें ऊपर तक बनाना था, इसलिए इसको हम छोटा करते हैं। चलो ये है, ये वही वेज है 2m वाला, और ये m वाला ब्लॉक है। इसको विनॉट वेलोसिटी देके छोड़े थे। r रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है और सारे सरफेसेस स्मूथ है, मतलब वही क्वेश्चन है जो पहले था। फिर से ऐसा डायग्राम बना के कुछ ऐसे लिखा जाए, इन द अबव क्वेश्चन इफ v नॉट इज इक्वल टू, ये दिया है इस बार, v नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3gr, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3gr। रूट 3gr देते तो यहीं तक पहुंच के वापस आता, लेकिन उससे भी ज्यादा वेलोसिटी दिए हैं तो आगे भी जाएगा। देन फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ब्लॉक above its initial position। यहां से कितना मैक्सिमम ऊपर तक जाएगा, मतलब यहां से लेके पूरा जहां तक जाएगा वहां तक का हाइट बताना है ना। और थोड़ा आगे हो गया, अगला स्टेप हो गया इसी क्वेश्चन का। चलिए तो एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिए हम कैसे कर रहे हैं, है ना। तो होगा क्या कि देखो एक समय में आएगा, हम इसी में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो पहले ये था सिचुएशन, कुछ समय बाद क्या होगा कि ये कुछ ऐसा हो चुका होगा, यहां तक पहुंचा होगा ब्लॉक। उस समय तक ये भी वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी होगी, इधर इतना और इधर भी कुछ होगी वेलोसिटी। पहले इसको समझा जाए कि जब ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा उस समय ब्लॉक का वेलोसिटी देखो इधर की तरफ उतना ही बनाए हैं जितना वेज का है। क्यों ऐसा, ये सोचिए। और ऊपर भी क्यों बनाए हैं? अभी तक के क्वेश्चन में तो ये नहीं बनाते थे v2, सिर्फ इस डायरेक्शन में दोनों का सेम बना देते थे, जितना इसका उतना इसका बना देते थे, बात खत्म। लेकिन अब इस बार इस डायरेक्शन में तो इतना बनाए ही है, दोनों का सेम बनाए हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ बनाए हैं ब्लॉक का वेलोसिटी। सोचो एक बार, अपने आप को कन्विंस करो कि ऐसा क्यों, है ना। एक बार सोचिए, अपना लॉजिक दीजिए अपने आप को, फिर मेरा लॉजिक सुनिए हम क्या बता रहे हैं। पहला तो ये कि ऐसा नहीं कि इसको यहीं तक जाके लौटना है इस बार, क्योंकि वेलोसिटी रूट 3gr से ज्यादा दी है, तो ऊपर भी जाना है। तो जब ये यहां तक पहुंचा होगा तो उस समय इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी। वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो का मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये अननोन तो एक होना ही चाहिए। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों का सेम क्यों बनाए? कंस्ट्रेंट रिलेशन। पहले सीखते थे ना, नॉर्मल डायरेक्शन में जब दो रिजिड बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो नॉर्मल, उन दोनों का जो कॉमन नॉर्मल होता है उस डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी सेम होता है। कंस्ट्रेंट रिलेशन में ऐसी बात होती थी। अब देखो यहां पर दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, ऐसा यहां पर दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, तो ये जो कांटेक्ट सरफेस है दोनों का, उसका कॉमन नॉर्मल ये है। तो कॉमन नॉर्मल की तरफ दोनों बॉडीज का वेलोसिटी सेम। तो अगर इसका इधर की तरफ का वेलोसिटी v1 है तो इसका भी इधर की तरफ का वेलोसिटी v1 सेम होना चाहिए। कंस्ट्रेंट रिलेशन में ये चीज सिखाया गया था। चलो अच्छा, तो कॉमन नॉर्मल की तरफ वाला वेलोसिटी सेम, और प्लस वर्टिकल में भी कुछ वेलोसिटी बना दिए, क्योंकि इसमें हमको पता है कि ये ऊपर भी जाएगा। चलिए इस समय ऐसा हुआ, फिर अब यहां के बाद क्या होगा? अब जैसे ही इसके आगे वाले टाइम की बात होगी कि ब्लॉक जैसे ही ऊपर निकला, यहां से ऊपर निकलेगा तो इसके साथ वेज के साथ कांटेक्ट छूट जाएगा। ब्लॉक का वेज के साथ कांटेक्ट छूट गया तो फिर ब्लॉक अब हवा में आ गया। तो अब वो जैसे ग्रेविटी में कोई चीज मूव करती है वैसे मूव करेगा। सही बात है कि नहीं? कोई ये जो ब्लॉक है इसका इधर की तरफ v1 वेलोसिटी, इधर की तरफ v2, इस समय इसका नेट वेलोसिटी कुछ ऐसा है, और ये हवा में आ गया। तो हवा में किसी चीज को ऐसे थ्रो किया जाए
तो उसका मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल। तो इसके बाद ब्लॉक जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए, ऐसा मोशन करते हुए चलेगा। यहां के बाद से ब्लॉक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए चलेगा। सही बात है ना, क्योंकि अब हवा में आ गया। जब तक इसके ऊपर था तब तो इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा था, नॉर्मल फोर्सेस वगैरह लग रहे थे, ये सब था। लेकिन जब इसको छोड़ दिया, वेज को छोड़ दिया, ब्लॉक हवा में आ गया, तो हवा में तो बस जैसे कोई भी चीज हवा में मूव करती है ग्रेविटी के अंदर, एंगल पे फेंकने पर प्रोजेक्टाइल ही तो जाती है। तो ब्लॉक भी प्रोजेक्टाइल बनाते हुए जाएगा। हाँ, और एक और बात कि जब ये ब्लॉक छोड़ दिया वेज को, तो वेज का ये जो वेलोसिटी गेन कर चुका है वेज, यहां से यहां तक आते आते, अब ये वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी वेज की। क्यों नहीं चेंज करेगी? ये वेज की वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी क्यों चेंज कर रही थी? क्योंकि ब्लॉक ढकेल रहा था इधर की तरफ। ब्लॉक ने ढकेलना बंद कर दिया, ऊपर चला गया, तो वेज का वेलोसिटी चेंज होना बंद हो गया। वेज का वेलोसिटी v1 ही रहेगा। अब वेलोसिटी v1 से ही वेज आगे बढ़ते रहेगा। आगे का डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको यहां पर। आगे कुछ इसको यहां से हटाएं। ये वेज जो है ये अब v1 से ही चलते रहेगा आगे, और ब्लॉक जो है हवा में आके ऐसे मूव कर रहा है। तो ये जो ब्लॉक है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो यहां ये कितना ऊपर तक पहुंचा है, इनिशियल पोजीशन से कितना ऊपर तक पहुंचा है, ये पता करना है हमको, हाइट पता करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये है कि यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते ये ब्लॉक का वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी कितना कितना है पता किया जाए, है ना, और फिर यहां के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी किया जाए। अब यहां से जो हाइट होगा, रुको बता रहे, देखो इस लेवल से ये जो हाइट है, ब्लॉक कितना ऊपर तक गया, ये होता है प्रोजेक्टाइल में u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g। u वर्टिकल इज v2 स्क्वायर अपॉन 2g। यहां से यहां तक का हाइट होगा। तो अगर ये v2 पता कर ले तो ये हाइट पता कर ली। तो हमको जो बताना है यहां से कितना हाइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहां से पहले r ऊपर ये पॉइंट है, यहां से r ऊपर ये पॉइंट, फिर प्लस h, तो r प्लस h आंसर आ जाएगा। h निकालने के लिए v2 स्क्वायर अपॉन 2g। v2 कैसे मिलेगा? तो यहां से यहां तक सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन एक इक्वेशन, वर्टिकल डायरेक्शन का एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी डायरेक्शन नहीं होता, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में डायरेक्शन कुछ नहीं होता, सॉरी गलती से बोल दी। हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन प्लस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दो इक्वेशन लिख सकते हैं। दो ही अननोन माने v1 और v2, दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो v2 आ जाएगा। v2 आ गया तो ये हाइट आ गया, ये हाइट आ गया तो आंसर आ गया r प्लस h। ये एक तरीका है, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा इससे एक स्टेप शॉर्टर एक मेथड बता रहे हैं आपको, थोड़ा एक जल्दी करने का तरीका। सीधा क्यों ना इसको बीच का ये सब चक्कर हटाया जाए, पहले ये निकालना पड़ेगा फिर ये निकालना पड़ेगा, नहीं, सीधा यहां से यहां तक का एक बार में इक्वेशन लिखा जाए। इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक का, बीच का ये सिचुएशन जो है उसको भूल जाते हैं। इनिशियल से फाइनल, यहां से यहां तक डायरेक्ट इक्वेशन लिखा जाए, मोमेंटम कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, दो इक्वेशन लिखा जाए, सॉल्व किया जाए, एक बार में आंसर आएगा, है ना। बिना मतलब लेंदी क्यों करें, पहले ये निकालें फिर ये निकालें, ऐसे क्यों करें, एक बार में करते हैं यहां से यहां तक। देखो कैसे, इनिशियल लेवल से टोटल कितना हाइट गया यही तो बताना है। तो मान लेते हैं हमारा आंसर है h, स्मॉल h, यहां से यहां तक का टोटल हाइट h मान लेते हैं। यहां बना दे, कहीं कहां बनाए, जगह भी तो नहीं, ये चीज को h मान लेंगे जो बताना है। अच्छा, एक बात देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ये ब्लॉक कर रहा है यहां के बाद, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज करता नहीं है। इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां v1 है तो यहां पर भी v1 है, और इसका है कि नहीं। चलिए अब हम लिख रहे हैं इसको, नहीं यहां और यहां की बात हो रही है, तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लिख रहे हैं। तो ये कितना 2mv1, ये कितना mv1,
तो कितना हुआ 2mv1 प्लस mv1 इज इक्वल टू यहां कितना mv0, तो हमें से m हटा लिए 3v1 इज इक्वल टू v0, तो v1 कितना आया v0 बाई 3, एक इक्वेशन। ठीक है, और अब एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसी का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, यही रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो काइनेटिक एनर्जी लिखें हाफ m v0 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ m, सॉरी mgh लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, रेफरेंस लेवल यही लिया है ना, रेफरेंस लेवल यही लिया है, इससे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v0 स्क्वायर, तो ये प्लस जीरो इज इक्वल टू यहां पर लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस इसका हाफ 2m v1 स्क्वायर, है ना, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh, यही h बताना है। बस v1 की जगह v0 बाई 3 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो एक बार हम सॉल्व करते हैं, ये हटा लेते हैं, m हटा लेते हैं, तो v0 स्क्वायर बाई 2 आया लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू राइट साइड में v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस v1 3 बाई 2 v1 स्क्वायर, v1 इज v0 बाई 3 प्लस g इंटू एच, तो ये हो गया कितना v0 स्क्वायर बाई 2, और यहां पर कॉमन ले ले v0 स्क्वायर बाई 2 अगर, तो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू g इंटू एच, तो हो जाएगा v0 स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू g इंटू एच, तो h इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन 3g, v0 का वैल्यू पुट कर दिया, तो h आ गया कितना v0 स्क्वायर अपॉन 3g, मतलब कितना 4 टाइम्स 3gr अपॉन 3g, मतलब कितना 4r, ये आंसर होगा। तो इनिशियल पोजीशन से 4r हाइट तक मैक्सिमम जाएगा ये ब्लॉक। ठीक है, चलिए अच्छा, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, आगे इसी के नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग सीखा जाएगा।